Welcome to Sri Krishna University Digital Learning Classes. Myself Bhumani Ahrwal, Department Political Science. Students, आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों पर चर्चा की थी और आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा और समझा भी होगा। स्टूडेंट्स, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद होता है और हमारे पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कार्यभार संभालते हैं। और उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में जिन सिद्धांतों को अपनाया है, जिन तत्वों को अपनाया है, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश की विदेश नीति यानी हमारे भारत की जो विदेश नीति है उसका विकास धीरे धीरे कैसे होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री के रूप में सन 1950 से 1964 तक कार्य करते हैं। 1950 में जब हमारे भारत का संविधान लागू होता है और पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शपथ लेते हैं और भारत की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। अच्छा, जब भारत का पर जो कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार का शासन रहा है, अंग्रेज़ों का शासन रहा है, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत डगमगा गई थी। हमारा देश काफ़ी कमज़ोर हो गया था और काफ़ी पिछड़ गया था आर्थिक रूप से, और हर एक प्रकार से हमारा देश जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इसके बाद उस टाइम पे जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर भी चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में जो पूरा विश्व है वो दो खेमों में बटा हुआ था, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व तो सोवियत संघ कर रहा था। तो जो कुछ देश थे वैश्विक स्तर पर, वो कुछ देश पूंजीवादी गुट का समर्थन कर रहे थे और कुछ देश जो है वो साम्यवादी गुट का समर्थन कर रहे थे। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनको अपने देश को आगे बढ़ाना था और देश के विकास के लिए उन्हें सभी देशों के सहयोग की आवश्यकता थी। जैसे कि जो उस समय जो शक्तिशाली कंट्रियां थी, जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी और इन सभी जो देश थे, जो शक्तिशाली देश उस टाइम पे थे, उनके सभी के सहयोग की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति में कुछ ऐसे सिद्धांतों को अपनाया, ऐसे नीति को अपनाया जिससे कि भारत का विकास हो। और अपनी भारत विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुछ प्रमुख सिद्धांतों को अपनाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों को पर हमने चर्चा की थी, उसमें आपने उनको देखा होगा, लेकिन आज मुझे दोबारा इन पर थोड़ा सा चर्चा करने की आवश्यकता होगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो विदेश नीति थी, उन्होंने अपने विदेश नीति में जो पहला जो तत्व है वो अपनाया है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता जो है भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इस नीति का पालन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वैश्विक स्तर पर इसे अपनाया और कहा कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों जो सैन्य गुट हैं, इन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। गुट निरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत किसी अन्य देश के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा या किसी अन्य देशों के साथ में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेगा। बिल्कुल, ये गुट निरपेक्षता की जो नीति है ये तटस्थता की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब सीधा सा यही होता है कि भारत जो है वो किसी भी अन्य सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अव्यवस्था उस समय चल रही थी, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, जो वातावरण था, जो तनाव का माहौल था, तो उसमें पूरे वैश्विक स्तर पर भारत जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास कर सकता है, लेकिन भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा। ये गुट निरपेक्षता की नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले अपनाए थे।
इसके बाद दूसरा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने विदेश नीति में शामिल जिस तत्व को किया है वो पंचशील के सिद्धांत थे। पंचशील सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत जो हैं वो 1954 में सन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चीनी प्रधानमंत्री के बीच में ये एक समझौता होता है सन 1954 को, जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसमें भारत और चीन दोनों देशों के मध्य में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। और वो 5 समझौते थे एक दूसरे की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। अखंडता की रक्षा करना। पंचशील के सिद्धांतों के अंदर ये पहला जो सिद्धांत था वो ये था कि एक दूसरे की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, और दूसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। अच्छा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग देना। ये जो सिद्धांत हैं ये पंचशील के 5 शील थे, ये जो थे 5 सिद्धांत थे, इन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और चीनी प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ था। लेकिन आगे चल कर के जो चीन ने हैं उसने इसका उल्लंघन कर दिया था और सन 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। हाँ, 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। तो उस समय जो भारत की जो सैन्य शक्ति थी, भारत इतनी अच्छी नहीं थी, भारत इतना शक्ति संपन्न नहीं था कि जो कि चूँकि चीन का सामना कर पाता। हालांकि सामना तो किया, लेकिन फिर भी भारत की हार हुई। और इस जो 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था वो भारत की हार तो थी ही, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी कि, और इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये भी समझ में आ गया था कि आखिर हमें अपने भारत को आंतरिक रूप से हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको हमें अभी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और हमें हमारे जो सैन्य शक्ति है, हमारे अंदर जो कमी रह गई थी भारत चीन युद्ध के टाइम पे, तो उसको हमें कैसे सुधार लाना है और हमें कैसे आगे विकास की ओर बढ़ना है। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में जो एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है उसको अपनाया था, वो ये था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति।
अच्छा, शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति जो भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रही है और आज भी है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया है और जो कि आज भी हमारी भारत की विदेश नीति में इसको शामिल किया गया है कि भारत जो है अगर अन्य देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई विवाद होता है या किसी प्रकार का विवाद होता है तो भारत ने हमेशा मध्यस्थता इसमें निभाई है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होती है, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तो इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग भी भारत ने हमेशा किया है। और इसके पहले जो राष्ट्र संघ था जिसने बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थान ले लिया था, तो राष्ट्र संघ के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत ने प्रयास किया है। इसके बाद इसके साथ साथ जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं रही हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहे हैं, उनके साथ भारत ने शांति स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयास किया है और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका सहयोग किया है। तो शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सबसे बड़ी देन रही हमारे भारत की विदेश नीति में और आज भी ये हमारे भारत की विदेश नीति में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद है साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का विरोध। भारत ने हमेशा से ही साम्राज्यवाद का विरोध किया है। जैसे कई देश ऐसे हैं जिनकी साम्राज्य विस्तार की नीति होती है, जैसे कि हम चाइना को देख लें, हम जर्मनी की बात करें या सोवियत संघ की बात करें, जो कि अन्य देश ऐसे रहे हैं जिनकी साम्राज्यवाद की नीति रही है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी अन्य देशों की जो सीमाएं हैं उन पर अपना अधिकार जताया है। लेकिन भारत ने शुरू से ही साम्राज्यवाद की नीति का विरोध किया है और साम्राज्यवाद के जो पक्ष में भारत कभी नहीं रहा है। तो साम्राज्यवाद का विरोध ये भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है। इसके बाद जो अगला है तत्व है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में अपनाया है, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार। हाँ, अन्य देशों के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार। भारत का रवैया अन्य देशों के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण रहा। भारत के शुरू से ही लेकर के आज भी कई देशों के साथ अक्सर सुरक्षा समझौते होते रहते हैं, व्यापारिक समझौते होते रहते हैं और लेकिन हाँ, समझौते तो होते रहते हैं, संधियाँ होती रहती हैं, लेकिन जो सैन्य गुट होते हैं उनमें भारत ने कभी शामिल नहीं हुआ, ना भारत ने उनका सहयोग किया है। और आज भी भारत की विदेश नीति में ये महत्वपूर्ण है कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि सभी देशों के साथ उसका व्यवहार मित्रवत रहेगा। और इसी मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण भारत ने जो दक्षिण एशियाई देश थे, जो दक्षिण एशिया के जो गरीब देश थे, उनके साथ में कई समझौते किए, कई संगठन भी आज बने हुए हैं, जैसे सार्क संगठन है। और इसके अलावा जो है कई ऐसे संगठन हैं जिनमें भारत शामिल रहा है। और
इन देशों के विकास के लिए, ताकि जो पिछड़े हुए देश हैं इनका साथ साथ आगे विकास हो सके, ये साथ साथ आगे बढ़ सकें और एक दूसरे का सहयोग करें, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करता रहा है। इसलिए मित्रतापूर्ण व्यवहार भारत का हमेशा रहा है। लेकिन कई देश ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने कई बार भारत की जो मित्रता है, भारत की जो अच्छी नीति है, जिसे हम कह सकते हैं कि भारत का रवैया किसी अन्य देश के साथ किसी को नुकसान पहुंचाना कभी नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत की इस नीति का उल्लंघन करता रहा है और आज भी वो करता है। कई बार वो चाहे जब देखो तब जो जम्मू कश्मीर हमारा एरिया है, लद्दाख क्षेत्र है, कई हमेशा उस पर कभी न कभी आक्रमण करता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो मित्रतापूर्ण व्यवहार है वो भारत का हमेशा रहा है। इसके बाद जातिवाद का विरोध। भारत की जो नीति रही है वो हमेशा, चूँकि हमारे यहाँ कई जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी एक साथ मिलजुल कर के कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं, हमारे देश के विकास में सभी लोगों का सहयोग रहा है। अच्छा, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलजुल करके एक साथ दिया और सभी के सहयोग से हमारा देश आज़ाद हो पाया। चाहे वो कोई भी जात के हों, कोई भी संप्रदाय के हों, सभी ने भारत की आज़ादी में अपना अपना योगदान दिया है। तो हमारे भारत की जो नीति रही है उसमें वो हमेशा यही रही है कि जातिवाद का उस भारत ने हमेशा विरोध किया है कि भारत का जो है, जैसे कि हमारी भारत सरकार है वो चाहे वो जाति के आधार पर या सांप्रदायिक के आधार पर कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। सभी के लिए जो समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियां जो हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उठाने के लिए भले ही सरकार ने कोई विशेष प्रावधान किए हों, लेकिन जातिवाद का विरोध भारत ने हमेशा किया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं उदारवाद का समर्थन। भारत ने हमेशा उदारवाद का समर्थन किया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप चर्चा की थी कि उदारवाद क्या है। आज मैं थोड़ा सा फिर से चर्चा कर देती हूँ कि उदारवाद क्या है। उदारवाद का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए या किसी देश के विकास के लिए जो नियम होते हैं उनमें थोड़ी ढील दे दी जाती है ताकि उस व्यक्ति का या उस देश का जो सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये उदारवाद कहलाता है। कि उदारवाद का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में इनको शामिल किया है। इसके बाद श्रोताओं, आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हमारे देश के विकास के लिए जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांवों के विकास के लिए
देश के विकास के लिए गाँव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गाँव के विकास के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था को हमारे भारत में शामिल किया गया, जो हमारे भारत की नीति है उसमें शामिल किया गया कि पंचवर्षीय योजना के आधार पर जो है देश का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। इसमें जो एक पूरे देश के विकास के लिए एक 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाई गई कि इस 5 वर्ष के अंदर हमें इस क्षेत्र में, हमें शिक्षा के क्षेत्र में हमें इतना व्यय करना है, हमें व्यापार के क्षेत्र में हमें इतना व्यय करना है, हमें सड़क और परिवहन के क्षेत्र में इतना व्यय करना है, और जो गाँव का विकास है, ग्रामीण विकास के लिए हमें इतना व्यय करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको इन 5 वर्षों के अंतर जिनको पंचवर्षीय योजना कहा गया है, तो इनको एक उद्देश्य बना लिया गया कि 5 वर्ष के अंतर्गत हमें इस क्षेत्र में हमें कितना ग्रोथ करना है, और इसके आधार पर फिर 5 वर्ष के बाद जब एक पंचवर्षीय योजना जब खत्म हो जाती है, तब फिर उसमें ये देखा जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में भारत कितना ग्रोथ कर पाया है और वो कैसे मतलब उसमें क्या कमी रह गई है और उसमें क्या आगे सुधार करना है। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जो भारत के विकास के लिए और गांव के विकास के लिए इनको शामिल इसमें किया था। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति और इनका कार्यकाल जो है वो 1950 से 1964 तक चला। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने देश की जो विदेश नीति है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया है, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।